हाय एवरीवन, आई एम सोनिया नैन एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी ल्यूसेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स। राइट, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट टर्म्स, लेकिन फर्स्ट वीडियो में सारी टर्म्स हम डिस्कस नहीं कर सके ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम। आज हम रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट, आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा इम्पोर्टेंट टर्म्स का। राइट, एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ your biology important terms, and this video is for your government exams, for your civil preparation like SSC, CGL, all these exams, CDS. Right, okay, so part 1 की continuation में ही आज हम part 2 study करेंगे। okay, right, and हम जो जैसा कि मैंने बताया हम ल्यूसेंट follow कर रहे हैं इसके लिए, and this is the most obvious book for your government exam preparation, for your general knowledge and general studies. Right, okay, so let's start with the class. Right, okay, so the first term of today's class, right, so first term what we have to discuss in today's class is this monoecious. Right, give me a minute. So the first term of today's class is monoecious. Right, मोनोसियस जो टर्म होती है वो प्लांट के लिए हम यूज करते हैं। राइट, सबसे पहली बात तो ये प्लांट के लिए यूज करते हैं, एंड इसमें क्या होता है कि दोनों टाइप के फ्लावर्स जनरली प्लांट के केस में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। राइट, कुछ फ्लावर्स पे मेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कुछ पे फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। राइट, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो टाइप्स के ऑर्गन चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के उस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। राइट, ऑन दैट बेसिस कि वो मेल कैरी कर रहा है या फीमेल कैरी कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, फ्लावर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो दोनों टाइप के फ्लावर कैरी करते हैं। राइट, प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। राइट, so those plant are known as monoecious plant. Monoecious, mono means single. Right, mono means सिंगल। राइट, मोनो मीन सिंगल। अब सिंगल प्लांट में ही हमारे मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, मीन्स मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोसियस, इसको हम मोनोसिस बोलेंगे। अब इसकी अपोजिट एक और सिचुएशन होती है, एक और कंडीशन होती है जो इसकी अपोजिट होती है। दैट कंडीशन, उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसिस। राइट, उसमें प्लांट की दो फॉर्म होगी, एक वो जो मेल फ्लावर्स कैरी करेगी एंड द सेकंड वन which carry female flowers. Right, so ऐसे monoecious dioecious term हम use करते हैं। This thing is clear to you, right? So this monoecious, many a time this see this is important, monoecious dioecious, and these are confusing. Right, so chances are high कि इसमें से question बन सकता है। Okay, morphology. Right, morphology is the study of external structure. Right, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मोर्फोलॉजी। राइट, लाइक कि हमारा हेयर कलर कैसा है, हमारा स्किन कलर कैसा है, हमारी हाइट कितनी है, दी स्ट्रक्चर जो हम बाहर से देख सकते हैं। राइट, सो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है हमारी उसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। ओके, अब मोर्फोलॉजी की हम स्टडी करते हैं। राइट, तो स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी इज नोन एज सॉरी, अब एक्सटर्नल अपीयरेंस की हम स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। अब हमने, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो वहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करी थी। राइट, इफ यू कैन रिकॉल द फर्स्ट नंबर 1 टर्म, राइट, दैट इज अनाटोमी। राइट, अब अनाटोमी में हमने बोला था कि दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। राइट, जो हमारी बॉडी के हार्ट, लिवर, लाइक इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, जो बाहर से विजिबल नहीं, उन स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करते हैं दैट इज अनाटोमी। राइट, उसको अनाटोमी बोल रहे थे। अब उसका अपोजिट है ये मॉर्फोलॉजी, बाहर के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना इज मॉर्फोलॉजी। राइट, ओके, तो आफ्टर मॉर्फोलॉजी वी हैव हियर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मैंने स्मॉल। राइट, माइक्रो मैंने स्मॉल, जो बहुत स्मॉल होंगे साइज में। राइट, एंड बायोलॉजी, नो व्हाट इज बायोलॉजी। राइट, फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ना व्हाट इज बायोलॉजी।
बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी स्टडी को वी से बायोलॉजी। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि माइक्रो, तो माइक्रो बायोलॉजी मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रो में भी क्या होता है कि बहुत टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, एल्गे हो गए, so many type of different organisms we have in microbiology, right? So जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, राइट? अब पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम। इफ यू कैन रिकॉल, हमने डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को व्हाट वी यूज specific term for study of bacteria, we have a specific term and that term is bacteriology, right? Bacteriology, right? Next is molecular biology. Molecular biology is the study of molecules. अब molecular से ही पता चल रहा है कि molecules की study करेंगे, तो molecular biology में क्या करते हैं, molecules की study करते हैं हम। So study of molecules found in body of living organisms. अब human है, let's say हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, राइट? तो उन मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेनली हम स्टडी करते हैं हमारा डीएनए, आरएनए, राइट? ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में है, राइट? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? इनकी स्टडी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो आपसे सीधा सीधा पूछेंगे कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, यू हैव टू आंसर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट? कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत इजी और सिंपल है ना। तो मेमोग्राफी, अब मेमोग्राफी, राइट? अब मेमो जो वर्ड होता है, वो मेमो जो वर्ड होता है ये होता है यूज ब्रेस्ट के लिए, राइट? मेमो जो वर्ड यूज होता है ये होता है यूज ब्रेस्ट के लिए, ओके? तो अब मेमोग्राफी, राइट? ग्राफी मीन्स अगेन स्टडी, राइट? सो द साइंस विच डील्स विद द टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, राइट? ग्राफी में मेनली टेस्ट आ जाते हैं, तो ऐसी साइंस जो डील करती है ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट से, राइट? सो उसको बोलते हैं मेमोग्राफी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट? मेमोग्राफी में ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट होते हैं, उसकी साइंस को ही हम बोलते हैं मेमोग्राफी। So you have to remember that okay, mammography is something related to breast, right? ये breast से related है, okay? Then mycology, right? Mycology, myco means क्या होता है? myco means होता है fungus, right? myco means होता है fungus, okay? अब फंगस जो होते हैं ना, उस फंगल जो बॉडी होती है वो बनी होती है माइसीलिया से, राइट? वहां से आया टर्म माइको, right? So mycology, myco means fungus, logy means study of, so this is the study of fungus. फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ओके, राइट? सो मैमोग्राफी, माइकोलॉजी, ओके, राइट? देन हियर वी हैव एन, अब हम एन पे आ गए ना, तो एन इज एन, फर्स्ट एन इज न्यूट्रिएंट्स, राइट? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट लेना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए, ये न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना लेना चाहिए, लिपिड्स इतने लेने चाहिए, राइट? जो डाइट फॉलो करते हैं उनको पता होगा, है ना? तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, फर्स्ट थिंग प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, व्हाटएवर न्यूट्रिएंट, विटामिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस भी न्यूट्रिएंट की बात हम कर रहे हैं वो सब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? एंड ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये हमें क्यों चाहिए, क्या नीड है हमारी बॉडी में इनकी? बिकॉज दे आर गुड, नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन, ग्रोथ एंड हेल्दी लिविंग। अब न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है ये हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, राइट? सिक्स्थ क्लास से हमारे स्टार्ट हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वेरियस जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए वी नीड प्रोटीन, राइट? जिम में कई बार आपने देखा होगा कि जो जिम करते हैं दे रिलाई ऑन हायर प्रोटीन कंटेंट, राइट? उनकी डाइट में बहुत सारा प्रोटीन वो ऐड करते हैं, क्यों करते हैं? मसल्स बिल्डिंग के लिए, राइट? सो बिल्डिंग
मसल बिल्डिंग का जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर देन व्हाट एल्स, फैट आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी। तो ये सब फंक्शंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी के लिए। ओके, देन कुछ आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम जो बोन्स को हेल्दी रखता है। तो ऐसे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए जो कि our body needs, right, for normal functioning, for healthy functioning. Okay, so next, this is nutrient न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, अब न्यूरो जहां भी आ जाए ना, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, राइट, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। तो न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम, राइट, सी ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसके लिए ही हम नर्वस सिस्टम टर्म यूज करते हैं। ऑल्दो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं, बट आपके लिए इतना है नहीं, अभी टर्म्स में इतना याद रखो, नर्वस सिस्टम ब्रेन की स्टडी इज न्यूरोलॉजी। ओके, राइट, अब आपसे वो ब्रेन की स्टडी पूछ ले, आपसे नर्वस सिस्टम पूछ ले, दोनों में ही आपको क्या आंसर करना है? यू हैव टू आंसर न्यूरोलॉजी। ओके, देन नियोनेटोलॉजी। अब नियो जो वर्ड होता है वो न्यू न्यू के लिए यूज होता है, राइट, नियो मीन्स न्यू, राइट, अगर कुछ चीज न्यू होगी उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो, राइट। सो नियोनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नियोनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न। अब आप न्यूरोलॉजी में और नियोनेटोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, नियोनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न, राइट, आफ्टर 9 मंथ्स जो जो न्यूबॉर्न होता है, जो बेबी होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं, दैट इज नियोनेटोलॉजी, राइट। देन वी हैव नेफ्रोलॉजी, राइट, नेफ्रोलॉजी। अब यहाँ पे जहां भी आपको नेफ्रो वर्ड मिले, नेफ्रो वर्ड का मीनिंग होता है किडनी, राइट, जो हमारी किडनी है वो स्पेसिफिक टाइप की सेल से बनी होती है जिनका नाम होता है नेफ्रोन, राइट। सो जो ये नेफ्रोन, जहां भी तुम ये वर्ड देखो तो दैट मीन्स समझ जाना कि किडनी से रिलेटेड है। So nephrology is the study of kidney, neurology is the study of nervous system or study of brain, and neonatology is the study of newborn. This much you have understood? इतना समझ आया? Right? Okay. Then now of next term जो हमारे पास है, right? Before moving to the next table, एक बार ये diagrams आप देख लो, right? ये diagrams देख लो, जो नंबर 1 फिगर है, राइट, दिस फिगर, इसमें क्या शो किया हुआ है? इसमें शो किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, राइट, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको शो किया हुआ है, राइट, जो इसमें जैसे बैक्टीरिया है कुछ, राइट, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, देन फंगस को शो किया हुआ है, एल्गे को शो करा है, उनके सेल्स को दिखाया गया है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो दिस इज माइक्रो बायोलॉजी। ओके, राइट। अब यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे देखो ये क्या है? ये मशरूम है, राइट, मशरूम की सब्जी तो सबने खाई होगी ना, खाते हैं ना सब मशरूम। ओके, राइट। तो मशरूम जो होता है वो एक फंगस होती है, राइट, मशरूम जो होता है वो एक फंगस होती है, राइट। एंड फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोलते हैं फंगस की स्टडी को। तो दिस इज मशरूम की स्टडी को भी हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। तो मशरूम से याद रखना व्हाट इज फाइकोलॉजी। अगर आपको इतना याद रहा कि मशरूम एक फंगस है तो ये क्या है? फाइकोलॉजी है, राइट। नेक्स्ट वी हैव हियर मोनोसियस प्लांट, राइट, मोनोसियस प्लांट। व्हाट आर मोनोसियस प्लांट्स? अब ये डायग्राम ध्यान से देखो, इस डायग्राम में शो किया गया मोनोसियस प्लांट को। ओके, अब देखो मोनोसियस प्लांट की क्या स्पेसिफिक करेक्टर होता है इसका। ये स्पेसिफिक करेक्टर होता है, इसमें दोनों मेल प्लस फीमेल फ्लावर्स एक साथ होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक तरफ इन्होंने फीमेल फ्लावर दिखाया है एंड ऑन द लेफ्ट साइड हियर वी हैव मेल फ्लावर। सो दिस इज मोनोसियस प्लांट, राइट। So this much is clear to you, right? Next we have another very important, uh, you can say very important definition or important term, osmosis, right?
Osmosis. What is osmosis? Osmosis is the movement of water molecule across semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration. अब जो molecules की movement होती है, हमने एक और फर्स्ट क्लास में हमारे पार्ट 1 में हमने एक स्टडी करी थी डेफिनेशन डिफ्यूजन, राइट? डिफ्यूजन याद है आपको? डिफ्यूजन में भी मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, रैंडम मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हमने बोला था डिफ्यूजन। अब यहाँ ओस्मोसिस में भी सिमिलर चीज हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो स्पेसिफिक वाटर का हो रहा है, राइट? इतना याद रखना कि यहाँ पे किसकी मूवमेंट होगी, वाटर की मूवमेंट होगी, right? So the movement of water molecule across semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration, right? अब इसका क्या मीनिंग है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, राइट? उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, राइट? सी, ऑस्मोसिस का अगर हम डायग्राम देखें, राइट, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर हम ट्राई करें इसको अंडरस्टैंड करने का, तो हियर वी हैव दिस डायग्राम, राइट? सी दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? डेफिनेशन में और उसमें लिखा हुआ है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी, ओके? तो अब मुझे आप बता सकते हो क्या कि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, वाटर कहाँ पे ज्यादा है, राइट? यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। ये ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर लेफ्ट साइड में ज्यादा है, राइट साइड में कम है, तो वाटर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट? सो दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी। यहाँ पे एक बैरियर आ जाता है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है बीच में, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है जो स्मॉल साइज के होते हैं, जो लार्ज साइज के होंगे उनको पास नहीं होने देगी, राइट? सो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में हमारी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी या कुछ होगा, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल होता है और यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है, ये याद रखोगे आप। अब इससे रिलेटेड ऑल्दो आपकी ल्यूसेंट में गिवन नहीं है, फिर मैं आपको बता देती हूँ फॉर योर जनरल नॉलेज कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स आरओ है सबके घर में, मोस्ट ऑफ के घर में आरओ होगी, और जिसके नहीं उनको भी पता होगा कि आरओ का क्या फंक्शन होता है, राइट? वाटर को प्यूरिफाई करती है। अब आरओ वाटर को प्यूरिफाई करती है, राइट? उसमें जो मेन टेक्निक यूज होती है, राइट, वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, राइट? ऑस्मोसिस में तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करे, पार्टिकल मूव करेंगे, राइट? अब जो नॉर्मल ऑस्मोसिस होती है उसमें एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ती, वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आरओ अपने आप ही काम करती है भैया, हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई नहीं करनी पड़ती। वी हैव टू फर्स्ट कनेक्ट आरओ विद इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद ही वाटर को प्यूरिफाई करेगी, राइट? तो वहां हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉर्मल ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस है वहां कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। सेम वे डिफ्यूजन में भी एनर्जी की नीड नहीं होती। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट? अगर वो बहुत टफ पेपर देने का है देन ओनली, राइट? चांसेस कम है वैसे, ओके? तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी यूज नहीं होती पार्टिकल्स के मूवमेंट में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस समझ में आ गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का आरओ भी आपको समझ में आ गया कि आरओ कैसे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से काम करता है, राइट? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज ओडोंटोलॉजी, राइट? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मींस डोंटो, राइट? डोंटो इज टीथ, राइट? हमारे जो टीथ और गम्स होते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, राइट? Then osteology, right? Odonto means teeth and osteo means bone, right? Bone के अंदर जो सेल होते हैं ना उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। अगर आपसे पूछो ओस्टियोसाइट कहाँ होते हैं तो बोन्स में होते हैं, और बोन्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी, राइट? सो दिस इज ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स।
Then oncology, right? Oncology is, this is very important term, right? Again, this is very important term, right? You can mark it. Oncology. Oncology is the study of cancer and tumor, right? Study of cancer and tumor is known as oncology. अब आपसे मैं पूछूंगी कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस पता है आपको? कैंसर जो होती है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करती है, ट्रांसफर हो जाती है बॉडी में, मतलब मूव करती रहती है। बट ट्यूमर एक पर्टिकुलर जगह पे ही होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही पार्ट में ही होगी बॉडी के, वो बॉडी में ट्रेवल नहीं करेगी। बट कैंसर थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल करेगी, राइट? सो कैंसर इज मोर डेंजरस देन ट्यूमर। ओके, नाउ द स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट? बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्निथोलॉजी काफी टाइम पूछा गया है, दैट ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट? और उल्टा भी पूछ सकते हैं कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ओंकोलॉजी। Okay, then we have ophthalmology. Ophthalmology is the study of eyes, right? Study of eyes. Ophthalmology, right? Ophthalmology is the study of eyes. ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है, ophthalmology, राइट? दिस इज स्टडी ऑफ आइज, राइट? अब आपको ना ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अब ऑप्थेल्मोलॉजी और ये ऑर्थोपेडिक, राइट, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम, राइट? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में तो आइज की स्टडी करेंगे, एंड ऑर्थोपेडिक्स में क्या स्टडी करेंगे? लोकोमोटरी सिस्टम जो होता है हमारा, जो हमारे फोर लिम्स होते हैं, हमारे लेग्स होते हैं, राइट? वहां पे ये हमारे लोकोमोटरी सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, राइट? तो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाना, इसको बोलते हैं लोकोमोशन, राइट? और जो ऑर्गन इसमें जो ऑर्गन इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, राइट? अब अगर लोकोमोटरी ऑर्गन में कोई डिसऑर्डर हो जाए, राइट, कोई डिजीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिक्स, राइट? उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, राइट? ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? डायग्नोसिस होता है, राइट? अगर कोई डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, मान लो कि आर्थराइटिस हो गया या फिर कोई और मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, राइट? तो उस केस में हम उसका डायग्नोसिस करवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, उसको वापस नॉर्मल लेके करेंगे। उसके लिए जो होता है, वो टर्म जो यूज होता है, उसके लिए टर्म यूज है ऑर्थोपेडिक्स, राइट? सो ऑप्थेल्मोलॉजी आइज के लिए होता है और ऑर्थोपेडिक्स लोकोमोटरी सिस्टम के लिए होता है। ओके, बोन्स के लिए होता है, जॉइंट्स के लिए होता है, उनके डायग्नोसिस के लिए होता है, राइट? देन फाइटोप्लैंक्टन, ये भी पूछा गया है पहले, ये भी पूछा गया है, राइट, प्रीवियस ईयर्स में। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मींस जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो, राइट? प्लैंक्टन ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो सबसे नंबर वन, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर जो सरफेस होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बीच हो गया, राइट, सी हो गया, वहां पे बहुत सारा वाटर होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, राइट? तो वहां अगर आप देखोगे, कभी आप किसी बीच पे आप गए हो, तो वहां पे नोटिस करना है, फिर आगे जाओ, वहां पे नोटिस करना कि वहां पे प्लैंकटोन मिलेंगे बहुत सारे, राइट? मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अकेले एक फाइटोप्लैंक्टन को तो नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो छोटा होता है, राइट? लेकिन ग्रुप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को हम देख सकते हैं, राइट? तो जो सी के सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप्स, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, लाइक, तो इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, राइट? अंडरस्टूड? ओके, let me show you the diagram of phytoplankton. This is the beautiful diagram which shows, ये दिखाता है phytoplanktons को, right? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये सारे phytoplanktons हैं, right? और ये जो बायोल्यूमिनेसेंट, आपको टर्म समझ नहीं आएगा, ये जो लाइट बिल्कुल जो ये शिमर जैसा लग रहा है ना, जो चमक रहा है, ये वाला पार्ट, राइट? ये वाला पार्ट जो चमक रहा है बिल्कुल,
ये भी फाइटोप्लैंक्टन है, राइट। ये क्या कर रहे हैं, मूनलाइट जो है ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे बीच हैं और अदर कंट्रीज में ऐसे बीच हैं या सी हैं जिनके फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वे हमें हमें ऐसे शो होते हैं कि जैसे कि जो पानी है वो चमक रहा है, राइट, सी वाटर चमक रहा है, लेकिन वो ड्यू टू फाइटोप्लैंक्टन होता है, राइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, सो दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन, राइट, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ओके, और फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत जरूरी है हमारे सी में, राइट। फाइटोप्लैंक्टन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स फूड प्रोवाइड करते हैं फिशेज को, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स सी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये इनका फंक्शन होता है। जैसे प्लांट हमें करते हैं ना, ऐसे ही जो सी में जो एनिमल्स रहते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। आया समझ? ओके, right. Next we have parasite, right. Next we have parasite. Parasite का क्या होता है कि parasite depend on other living organism for their food and shelter, right. पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करेंगे, राइट। जो खुद कुछ नहीं करेंगे वो दूसरे भी डिपेंड करेंगे कि वही उनको खाना दे दे, वही उनको शेल्टर दे दे, राइट, और बदले में उनको नुकसान पहुंचा देंगे, वो हार्म भी कर देंगे। उनको बोलते हैं पैरासाइट, राइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं, वो उनपे ही मतलब उन अपना ना जैसे उनपे ही सरवाइव करते हैं, राइट। वहीं वो रहेंगे, शेल्टर भी ले लेंगे और वहीं से फूड लेंगे, राइट। ओके, मैनी टाइम आपने नोटिस किया होगा लाइस हो जाते हैं हेयर में, राइट, लाइस हो जाते हैं ना हेयर में। तो जो लाइस होते हैं ना वो पैरासाइट होते हैं, राइट, ह्यूमन पैरासाइट, जो हमारी स्कैल्प में, या फिर आपने कभी देखो किसी स्कैल्प में जो लाइस देखे हो, तो लाइस एग्जाम्पल है पैरासाइट का, राइट। वहीं तो वो हेयर में तो शेल्टर लेते हैं, हेयर में रहते हैं आराम से मजे से, राइट, और फिर फूड भी वहीं से, राइट, हमारा जो ब्लड है स्कैल्प में, राइट, वहां वो फीड करते हैं, खाना लेते हैं वहां से। तो ये पैरासाइट है। एक तो वो अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, अपना आराम से मजे में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। दूसरा वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं अपने हमें। तो वो ऐसे होता है पैरासाइट, कि पैरासाइट खुद अपना फूड और शेल्टर ले लेते हैं बदले में, जिसपे जिस होस्ट पे, राइट, होस्ट बोलते हैं इस केस में, जैसे लाइस वाले केस में हम होस्ट हैं और पैरासाइट हम पे फीड करते हैं। अब वो जिस पे रहते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद का बेनिफिट करते हैं, भाई खुद राम मजे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, राइट। तो ये है पैरासाइट। याद रहेगा, लाइस वाले एग्जांपल से आप याद रख सकते हो पैरासाइट क्या होता है। ओके, राइट। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं। ओके, सी, यहाँ पे ये बर्ड्स थे। ओके, बर्ड्स से आपको क्या याद रखना है, क्या स्टडी करा था हमने, स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, राइट, ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, राइट। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइज की ये डायग्नोसिस कर रहे हैं कि पावर क्या है, आइज की क्या कंडीशन है। दिस इज स्टडी ऑफ आइज, इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ओके, ऑप्थेल्मोलॉजी। अब यहाँ पे गम्स और टीथ की स्टडी चल रही है भाई, इसको क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी, राइट, इसको बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। ओके, ओडोंटोलॉजी। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, राइट। समझ के करोगे तो याद हो ही जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब ये पी वाले क्वाइकिलोथर्म्स, राइट, क्वाइकिलोथर्म्स, क्वाइकिलोथर्म्स, राइट। अब थर्म्स मीन्स होता है टेम्परेचर, राइट। जैसे हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था ना एक ऐसा ही टर्म, याद करो क्या था, होम्योथर्म्स, राइट। होम्योथर्म्स मतलब कि जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन, राइट, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे समर हो, चाहे विंटर्स हो। ओके, लेकिन क्वाइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है उनके, मतलब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, राइट। तो ये क्वाइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वाइकिलोथर्म्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, जैसा कि उनके सराउंडिंग में होगा। लेट्स से कोई ऑर्गेनिज्म है जो विंटर में है, तो विंटर में क्या होगा कि उसकी बॉडी कूल हो जाएगी, साथ में ही बाहर टेम्परेचर ठंडा है तो बॉडी में भी कूलनेस हो जाएगी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब बाहर समर है तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सराउंडिंग के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमारे जो प्लांट है, राइट, प्लांट आर द एग्जांपल ऑफ फाइकोलोथर्म्स, राइट। नेक्स्ट इज पिगमेंट। पिगमेंट जो होते हैं ये सब्सटेंसेस होते हैं जो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज क्लोरोफिल। आपसे वो ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा पिगमेंट है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। और ये पिगमेंट कहाँ मिलता है, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है हमें प्लांट में, राइट, ये मिलता है प्लांट में, राइट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ मिलता है, प्लांट में, ओके। प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उनमें मिलता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि आपने 6th क्लास से पढ़ रहे हो। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोफिल की वजह से होती है लीव्स में। ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, राइट। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। पेलेंटियोलॉजी, अब पेलेंटियोलॉजी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, अब खोपड़ी सुने, खोपड़ी, राइट। तो जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर थे उनके कुछ कुछ बोन्स हो गए, उनके नेल्स हो गए, जो कि रॉक्स के नीचे दबे हुए हैं, राइट, जो कि अभी तक हमें मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जो हार्ड पार्ट होता है बॉडी का, जो स्केलेटन वाला पार्ट होता है, उनको बोलते हैं फोसिल्स, राइट। वो अभी लिविंग नहीं है लेकिन उनके पार्ट्स हैं को जो कहीं कहीं मिलते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। इवन आफ्टर 1000 of years, आफ्टर की 1000 years हो गए हैं, उसके बाद भी हमें कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स, राइट। फॉसिल अब ह्यूमन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, प्लांट का, किसी का भी हो सकता है। जो पार्ट डिकम्पोज नहीं हुआ, जो पार्ट खत्म नहीं हुआ, वो फॉसिल बन जाएगा, राइट, ओवर ओवर द टाइम अगर वो ऐसे ही रहा, ओके। तो पैलेंटियोलॉजी क्या होती है, फॉसिल की हम जब स्टडी करते हैं ना कि भाई ये किसका फॉसिल है, कौन से टाइप का फॉसिल है, कौन से प्लांट का फॉसिल है, कौन से एनिमल का फॉसिल है। मतलब प्लांट के तो इतने एग्जिस्ट नहीं करते, प्लांट का तो अलग ही केस है, भूल जाओ। एनिमल्स का मेनली आप कंसिडर करो, एनिमल्स का कौन से एनिमल का फॉसिल है, ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्लासेस में फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। इसको बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पैलेंटियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, राइट, पोमो, पोमो इज फ्रूट, राइट। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट यील्डिंग प्लांट होते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं पोमोलॉजी। ये पैलेंटियोलॉजी पहले पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ओके, याद कर लेना इसको अच्छे से। पोमोलॉजी, अब पोमोलॉजी में क्या होता है, हमने फ्लावर की स्टडी करी तो क्या बोला हमने उसको, एंथोलॉजी। ऐसे ही फ्रूट की भी स्टडी होती है भैया, फ्रूट वाले जो प्लांट होते हैं उनकी भी स्टडी होती है, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी, राइट। साइकियाट्री, साइकियाट्री संतुलन है, दैट केस उस पर्सन को क्या जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जो उसकी मेंटल इलनेस है, मेंटल डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, एंड दैट इज नोन एज साइकियाट्री, राइट। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और साइकियाट्री को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग काम है, ओके। साइकियाट्री इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, एंड साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है ये ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का माइंड कैसे एक्ट करता है, ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, राइट। तो सबकी स्टडी को साइकोलॉजी, हमारे सामने कैसे डील करेंगे, साइकोलॉजी, राइट। आपने अगर भी पढ़ा तो ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब साइकोलॉजी में आते हैं, राइट। एंड फिजिकल्चर, राइट, फिजिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ फिजिक्स, राइट। फिजिक्स की रियरिंग को बोलते हैं फिजिकल, ओके। फिजिक्स को पालना, देन उनकी कल्टीवेशन करना, कैच करना, ये सब फिजिकल्चर। Phycology. Phycology is study of algae, right? Phycology is study of algae and mycology is study of fungus, right? अब mycology में phycology में हो ना, right? Phycology में तो algae की study करते हैं, algae एक different organism है और fungus एक different organism है। फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी और एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ओके। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स क्या होते हैं, अब पीडियाट्रिक्स जो होते हैं वो सारी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, ओके। फोटोबायोलॉजी,
बायोलॉजी, फोटो मीन्स बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ऐसी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनका इफेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। The one very famous process is photosynthesis, right? जो ये photosynthesis की प्रोसेस है, इस पे लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, राइट? तो इस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं फोटोबायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस, राइट? नेक्स्ट वी हैव फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे मोस्ट कॉमनली तो हम दो टाइप की फाइलोजेनी पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं, या फिर उसकी स्टडी करते हैं, फोर्स की इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं। दूसरा हम करते हैं कैसे ह्यूमन कौन सी स्टेजेस थी ह्यूमंस, आज के जो ह्यूमंस हैं वो कैसे बने, ऐसे हॉर्सेस कैसे बने, तो उसमें हिस्ट्री स्टडी करते हैं, पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। अब पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मैंने बोला था कि इसमें लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री स्टडी करते हैं, वेरिएशन स्टडी करते हैं, सब स्टडी करते हैं। फाइलोजेनी है ये इवोल्यूशन की ही सब ब्रांच है। ओके, राइट? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बॉडी डिफेक्ट थ्रू मसाज और एक्सरसाइज। अब आजकल तो फिजियोथेरेपी भी बहुत फेमस है, राइट? ये कोर्स भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स में, राइट? तो फिजियोथेरेपी है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बॉडी डिफेक्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के डिफेक्ट्स होते हैं, उनको सही किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है मसाज करके और एक्सरसाइज करके, विदाउट एनी मेडिकेशन, बिना मेडिसिन के, बिना दवाई। इसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, राइट? और जो करते हैं, जो फिजियोथेरेपी करते हैं, उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, अब नाउ ये डायग्राम्स देखो आप एक बार, राइट? ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये है फोसिल्स, राइट? ये है फोसिल्स, राइट? और स्टडी ऑफ फोसिल्स को हम बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी, राइट? अब यहाँ पे जो ये वुमेन है, इसको क्या करवा रही है? ये करवा रही है एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज है इसके लिए, तो ये फिजियोथेरेपी में आता है, राइट? अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, राइट? एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की स्टडी को क्या, फ्रूट्स की स्टडी को बोलते हैं पोमोलॉजी, राइट? फ्रूट्स की स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। और यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये क्या है? दिस इज algae, right? Here we have on the surface of water, here this green colored, this is algae, right? This is algae, and study of algae is known as फाइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोलेंगे, एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलेंगे। ओके, राइट? इतना समझ आ गया? ओके, राइट। नेक्स्ट वी हैव, अब ये वाला जो है ये लास्ट है, राइट? इसके बाद सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो जाएंगी फाइनली। ओके, राइट? तो इसको ध्यान से समझ लो। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी जो होती है वो साइंस होती है जो डील करती है रेडिएशन के इफेक्ट को लिविंग बींग्स में। भाई लिविंग बींग्स का रेडिएशन, लिविंग बींग्स में किसी रेडिएशन का क्या इफेक्ट आएगा, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी में क्या क्या होता है? रेडियोलॉजी में नंबर 1 तो होती है, जैसे एमआरआई करवाई होती है, देखियोगी कभी एमआरआई, एमआरआई रेडियोलॉजी में आती है, राइट? देन ये रीनोलॉजी, एक्सरे, एक्सरे करवाया, एक्सरे रेडियोलॉजी में आता है। रीनोलॉजी, रीनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नोज, नोज की स्टडी को बोलते हैं रीनोलॉजी, राइट? और जितने जो भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स है, मतलब ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम स्मेल करते हैं। नोज हमारी एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की और नोज की स्टडी करने को बोलते हैं रीनोलॉजी, राइट? इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते उसको ही सोनोग्राफी। देन सोरोलॉजी, सोरोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, राइट? छिपकलियों की स्टडी को ही सोरोलॉजी बोलते हैं। सीरोलॉजी, अब सोरोलॉजी और सीरोलॉजी को एक मत समझना, सोरोलॉजी एक अलग वर्ड है, सीरोलॉजी एक अलग वर्ड है। सीरोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सीरम होता है, जो हमारी जो ब्लड है उसमें सीरम भी होती है, राइट? जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, वाटरी फ्लूइड होती है, उसको बोलते हैं सीरम ब्लड में, राइट?
तो ये होती है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको सीरोलॉजी बोलते हैं। और सोरोलॉजी क्या होती है? सोरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लेजर्ड्स, राइट। नेक्स्ट होता है स्पाइगमोलॉजी। स्पाइगमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पल्सेज एंड आर्टीरियल प्रेशर। जो भी हमारी पल्सेज होती है, राइट, हमारा ब्लड प्रेशर जो हम जो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की स्टडी को बोलते हैं स्पाइगमोलॉजी। अब जो एक ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, राइट। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm पर ऑफ मर्करी, राइट। ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की स्टडी को बोलते हैं स्पाइगमोलॉजी। और स्पाइगमोमैनोमीटर जो वो डिवाइस होता है ना, डॉक्टर्स चेक करते हैं आपका ब्लड प्रेशर, जिससे उसको बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट इज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में क्या होता है? इसमें हम क्लास स्टडी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब हमारे ना अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। अब इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट। अब इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है ताकि हम उनको इजिली स्टडी कर सकें, राइट। तो स्पीसीज बना दी बहुत सारी, जिनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे बहुत सारी एक अरेंजमेंट करी गई है, राइट राइट, ताकि हम इजिली स्टडी कर पाए। एक तो आप इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ो, एक आप उनको ग्रुप में पढ़ो, तो कौन सा इजी है? ग्रुप वाला इजी है ना। तो टेक्सोनोमी उसी को बोलते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रुप में डिवाइड करके स्टडी करो, राइट। तो जो सेम सेम ऑर्गेनिजम्स थे, जो एक जैसे थे, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो अलग अलग थे उनको दूसरे में डाल दिया, ऐसे करके क्लासिफाई कर दिया, राइट। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करने की स्टडी। नोमेनक्लेचर, फिर भाई अब कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, जिसने भी डिस्कवरी चैनल वो देखा है ना, तो उनको पता होगा। कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, अब उसको उसका नामकरण तो करना पड़ेगा, उसको नाम तो देना पड़ेगा ना, तभी तो हम अब लायन को लायन ना बोले, ऐसे बोले कि वो समझ आएगा? कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही जो भी नया ऑर्गेनिज्म, जो भी पुराने ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी तो नाम दिया गया है। तो ईच ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, अपना नेम दिया जाता है स्पेसिफिक, राइट। उसकी करेक्टर्स क्या है, वो कैसा दिखता है, क्या उसके बिहेवियर है, उसके बेसिस पे। तो नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, राइट। तो नोमेनक्लेचर की स्टडी को भी हम टेक्सोनमी बोलते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कि ये ऑर्गेनिज्म ये है, राइट। ओके, तो ये होता है टेक्सोनमी। फिर आता है वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस जो होती है वो डोमेस्टिक जो हमारे एनिमल्स होते हैं, कैटल्स हो गए, काउ, बुफेलो, डॉग्स हो गए, भाई डोमेस्टिक डॉग्स हो गए, डोमेस्टिक हॉर्सेज हो गए, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, राइट, उनकी जो वेटरनरी साइंस, राइट, उनकी जो